क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। अर्थशास्त्र का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक नंबर का। प्रश्न संख्या 11 से 18 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में। प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 27 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको लगभग 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि स्तर पर, समष्टि स्तर पर, व्यष्टि के साथ समष्टि स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। तो बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है समष्टि स्तर पर। किस पे किया जाता है? समष्टि स्तर पर। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन एक अनादिमान वक्र की सही विशेषता है? एक तटस्थ वक्र मूल बिंदु के प्रति अवतल होती है। अनादिमान वक्र सदैव ऊपर बाईं ओर से, नीचे दाहिनी ओर ढलवा होते हैं। 2 अनादिमान वक्र सदैव एक दूसरे के समांतर नहीं होते हैं। 2 अनादिमान वक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों पूछ रहा है कौन एक अनादिमान वक्र की सही विशेषता है? तो खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अनादिमान वक्र सदैव ऊपर बाईं ओर से, नीचे दाहिनी ओर ढलवा होते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, डेल्टा अक्षर दर्शाता है। डेल्टा अक्षर ये है, ठीक है। डेल्टा अक्षर दर्शाता है वृद्धि को, कमी को, परिवर्तन को, शून्य के। तो ये परिवर्तन को दर्शाता है मेरे प्यारे बच्चों, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, औसत लागत कर अंग्रेजी वर्णमाला के निम्नलिखित अक्षर यू के आकार का होता है, वी के आकार का होता है, सी के आकार का होता है, एल के आकार का होता है। तो औसत लागत अंग्रेजी वर्णमाला के यू के आकार का होता है, ठीक है। यू के आकार का होता है, आपका का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 5 नंबर है, अनिवार्य वस्तुओं की मांग की कीमत लोच होती है, 1 से अधिक, 1 से बराबर, 1 से कम, इनमें से सभी। तो अनिवार्य वस्तुओं की मांग की लोच होती है मेरे प्यारे बच्चों 1 से कम, गा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी के लेखक का नाम है? मार्शल, एडम स्मिथ, फिशर, कीन्स। तो कीन्स सही हो जाएगा। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी के लेखक हैं कीन्स। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय की गणना करने की विधि है? आय विधि, खर्च विधि, उत्पादन विधि। तो आय विधि भी है, खर्च विधि भी है, उत्पादन विधि भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी? नवंबर 2015 को हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, MPC प्लस MPS का योग होगा। तो इसका योग होता है मेरे प्यारे बच्चे 0। क्या होता है? 0 योग होता है। आप कमेंट करेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होगा, MPC का और MPS का। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न है, भारत में नवंबर 2016 में रुपया 500 तथा रुपया 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण किसने किया? विश्व बैंक ने, व्यावसायिक बैंकों ने, सुप्रीम कोर्ट ने, भारत सरकार ने। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत सरकार ने। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है, और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। तो 11 नंबर प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है? तो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का वह हिस्सा है जो मानक बयानों से संबंधित है। यह निष्पक्षता के विचार पर केंद्रित है और अर्थव्यवस्था के परिणाम या सार्वजनिक नीति के लक्ष्य क्या होने चाहिए पर निर्भर है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती हैं? स्थानापन्न वस्तुएं, तो स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। स्थानापन्न वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जो एक दूसरे के स्थान पर एक ही उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाती हैं। इसके बाद है कीमत रेखा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कीमत रेखा वह समस्तरीय सरल रेखा है जो बाजार कीमत और
किसी फर्म के उत्पादन स्तर के बीच के संबंध को दर्शाती हैं। इसके बाद 14 नंबर है मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। मध्यवर्ती वस्तु उन वस्तुओं और सेवाओं को कहते हैं जिनका प्रयोग अन्य अंतिम वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। इनका उपयोग व प्रयोग मध्यवर्ती अथवा उत्पादन प्रक्रिया की सीमा के अंदर होता है। कच्चा माल तथा अर्धनिर्मित वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। इसके बाद 15 नंबर प्रश्न है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, पहला है। दूसरा है आर्थिक निर्णय में स्वतंत्र होती हैं। तीसरा है अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बाजार प्रणाली पर निर्भर रहती है। इसके बाद 16 नंबर है राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो राष्ट्रीय आय की स्थापना हुई थी 1949 में। इसके बाद 17 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय आय संगणना की विधियों का उल्लेख कीजिए। तो पहला राष्ट्रीय आय की संगणना की 3 विधियां हैं, पहला है उत्पादन विधि, दूसरा है खर्च विधि, तीसरा है आय विधि, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है जीएनपी और एनएनपी में क्या संबंध है। जीएनपी में देश या विदेश में अर्जित आय को जोड़ा जाता है, जबकि एनएनपी में लगने वाली लागत में होने वाली कमी को घटाया जाता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना है, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। तो नियंत्रित अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था में अंतर लिखिए। नियंत्रित अर्थव्यवस्था वह होती है जिसमें सरकार आर्थिक गतिविधियों का नियमन और नियंत्रण करती है। इसमें उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण पर सरकार का सीधा प्रभाव रहता है। समाजवादी और साम्यवादी देश अक्सर इस प्रणाली को अपनाते हैं, जैसे कि पूर्व सोवियत संघ और चीन पहले। इसके आगे लिखेंगे बाजार अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र द्वारा संचालित होती हैं। मांग और आपूर्ति के आधार पर मूल्य निर्धारण होता है तथा सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। यह पूंजीवादी देशों में प्रचलित है, जैसे अमेरिका और जापान। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है उपभोक्ता संतुलन के तटस्थता वक्र की विशेषताएं बताइए। तो उपभोक्ता संतुलन तटस्थता वक्र के माध्यम से निर्धारित किया जाता है, जो उपभोक्ता की समान संतुष्टि स्तर वाली विभिन्न वस्तु संयोजनों को दर्शाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। पहली विशेषता है नकारात्मक ढलान। तटस्थता वक्र नीचे की ओर ढलान वाला होता है, क्योंकि यदि एक वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो दूसरे की मात्रा घटानी पड़ती है। उत्तलता, यह वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, जो अधोमुखी सीमांत प्रतिस्थापन दर या आरएस को दर्शाता है। एक दूसरे को नहीं काटते। दो तटस्थता वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते, क्योंकि प्रत्येक वक्र अलग संतोष स्तर दिखाता है। इसके बाद अगला है चौथा, ऊपर की ओर बढ़ने पर संतोष चढ़ता है। उच्च तटस्थता वक्र अधिक संतुष्टि को दर्शाता है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है उत्पादन लागत का अर्थ बताइए। इसके अंतर्गत किन किन मदों को शामिल किया जाता है। उत्पादन लागत से तात्पर्य उन समस्त खर्चों से है जो किसी उत्पाद या सेवा के उत्पादन में वहन किए जाते हैं। इसमें कच्चा माल, श्रम पूंजी, मशीनरी, परिवहन आदि की लागत शामिल होती है। ठीक है। उत्पादन लागत में मुख्य रूप से निम्नलिखित मदें सम्मिलित होती हैं। पहला स्थिर लागत, जैसे किराया, वेतन, बीमा आदि, जो उत्पादन स्तर पर निर्भर नहीं करते। परिवर्ती लागत, जैसे कच्चा माल, बिजली, श्रम आदि, जो उत्पादन के साथ बदलते हैं। अप्रत्यक्ष लागत, विज्ञापन, प्रशासनिक खर्च आदि। अवसर लागत, किसी अन्य विकल्प को छोड़ने से होने वाला संभावित लाभ। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर है, क्या कह रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सकल निवेश एवं शुद्ध निवेश में भेद कीजिए। तो सकल निवेश और शुद्ध निवेश में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पहले परिभाषा देखते हैं। सकल निवेश में पूंजीगत वस्तुओं पर किया गया कुल व्यय शामिल होता है, जबकि शुद्ध निवेश सकल निवेश से पूंजी मूल्य ह्रास घटाने के बाद बची हुई पूंजी को दर्शाता है। ठीक है। समीकरण देखेंगे। सकल निवेश बराबर होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्य ह्रास। शुद्ध निवेश बराबर होता है सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास। तो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है इसका। यदि शुद्ध निवेश सकारात्मक होता है तो अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक होता है, जबकि नकारात्मक शुद्ध निवेश पूंजी क्षय को दर्शाता है। फिर आगे लिखेंगे, सकल निवेश कुल निवेश है, जबकि शुद्ध निवेश वास्तविक पूंजी वृद्धि को दर्शाता है। इसके बाद है पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ एवं परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण प्रतियोगिता एक ऐसी बाजार स्थिति है जिसमें अनेकों विक्रेता और क्रेता स्वतंत्र रूप से क्रय विक्रय करते हैं और किसी एक क्रेता या विक्रेता का बाजार मूल्य पर कोई नियंत्रण नहीं होता। इसमें सभी उत्पादक समान गुणवत्ता वाले उत्पादन बेचते हैं और बाजार में प्रवेश तथा निकास पूरी तरह स्वतंत्र होता है। इसके बाद परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा क्या है, एडम स्मिथ के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता वह स्थिति है जिसमें बाजार में कई विक्रेता और क्रेता होते हैं तथा मूल्य मांग और आपूर्ति द्वारा तय किया जाता है। मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक विक्रेता के पास बाजार में समान अवसर होते हैं और कोई भी कीमत को प्रभावित नहीं करता। इसके बाद है समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र बताइए। समष्टि अर्थशास्त्र
अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यापक पहलुओं का अध्ययन करती है। यह राष्ट्रीय आय, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, आर्थिक विकास, मुद्रा नीति और राजकोषीय नीति जैसे विषयों को शामिल करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र, इसमें पहला हेडिंग है राष्ट्रीय आय, यानी इसमें शामिल है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी और राष्ट्रीय आय की गणना। मुद्रास्फीति और मंदी, मुद्रा इस आपूर्ति कीमतों में उतार चढ़ाव का अध्ययन होता है। इसमें बेरोजगारी, इसमें बेरोजगारी दर और उसके प्रभाव शामिल होते हैं। आर्थिक नीतियाँ, मौद्रिक और राजकोषीय नीति का प्रभाव होता है। इसमें आर्थिक विकास, दीर्घकालिक विकास दर और योजनाएं शामिल होती हैं। इसके बाद समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के संतुलन और स्थिरता का विश्लेषण करता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। तो प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद अथवा करके दिया हुआ है, सेक्टर मॉडल में राष्ट्रीय आय निर्धारण की व्याख्या कीजिए, 10 अंक। अथवा 26 नंबर है, न्यून मांग क्या है, इसके प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका भी आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा करके यहाँ पे दिया हुआ है, गुणक का क्या होता है, इसकी क्रियाविधि को एक उदाहरण से ही समझाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 27 नंबर है, राजस्व बजट तथा पूंजी बजट में अंतर स्पष्ट कीजिए। राजस्व बजट की प्राप्तियां तथा खर्चा का वर्णन कीजिए। अथवा पूंजी खाता क्या होता है, विस्तृत विवेचना कीजिए, ठीक है। इसके आगे है, देखिए आंसर लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।